सही बात है कि लाल रंग क्रांति का भी सूचक होता है। लाल रंग जो है हमारे सभी देवी देवताओं को कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो पसंद है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि एक संत भी हैं, उनके द्वारा अगर किसी राजनीतिक दल को अगर बोला जाता है तो दूसरे शब्दों का भी चयन किया जा सकता था रजन जी। लेकिन ये बोलना कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले हैं और इस पे जो पलटवार आया इससे भी जबरदस्त आया और धर्म को अपने खेमे में ले लिए। रजन भाई। नीरज जी, सर्वप्रथम तो आपको, सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, और आपके दर्शकों का भी मेरा अभिवादन। नीरज, देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने सभा में जो स्टेटमेंट दिया है, जो अपने वक्तव्य जो भाषण में बोला है उन्होंने कि लाल टोपी और काले कारनामे, तो ये उन्होंने किसी रंग से उनका द्वेष नहीं साबित किया है, ना उन्होंने अपने किसी रंग से उन्होंने अपना द्वेष दिखाया है। लाल रंग से हमारा क्यों द्वेष हो सकता है? लाल रंग तो जैसा अभी दारा भाई भी कह रहे थे, अखिलेश जी ने भी कहा कि वो दुर्गा जी का रंग है और तमाम सारी चीजें, बजरंगबली का रंग दारा जी यही बोल रहे थे। तो सही बात है, लाल रंग से तो हमें भी प्रेम है, हमारा भी झंडा तो गेरुए रंग का है, लाल रंग से हमें कोई दोष नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप लाल रंग, अगर आप सफेद रंग और आप उन रंगों की बात करेंगे जो शांति के प्रतीक है, जो बलिदान का प्रतीक है, उन रंगों की बात करेंगे, उन रंगों को अपनी अवधारणा में शामिल करेंगे, अपने टोपी में, अपने वेशभूषा में उसको, जैसे कि आपकी समाजवादी पार्टी का जो लोहिया वाहिनी है उसका भी रंग लाल है, उसके भी। हाँ नीरज जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो लाल रंग से कोई विद्वेष नहीं है हमारा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस रंग को आप अपना चोला बना के घूमते हैं, जिस रंग को आपने आत्मसात करने का दिखावा किया है, उस रंग की मान मर्यादा को भी रखें। उन्होंने कहा है कि लाल रंग की टोपी पहनते हैं और काले रंग के कारनामे करते हैं, तो इसमें क्या गलत कहा है बताइए मुझे? अखिलेश जी की सरकार 2012 में जब बनी थी, जी मैं बोल रहा हूँ, 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, समाजवादी पार्टी सरकार, तो आपको याद होगा कि उसी दिन उत्तर समाजवादी पार्टी गुंडे सड़क पे निकल कर उन्होंने किस प्रकार से पूरे प्रदेश में उपद्रव मचाया था, किसी को कोई भूला नहीं है। कितने थाने जलाए गए थे उस दिन, ये सबको याद होगा, आंकड़े गूगल पर डालेंगे सबको मिल जाएंगे। ठीक है, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, ये देश भूला नहीं है, वो त्रासदी ये देश और ये प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। मुजफ्फरनगर के दंगों में जिस तरह से बेतहाशा लोगों को घर से खदेड़ा गया था, जिस तरह से वहां से पलायन हुआ, वो सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर के पीड़ित, दंगे से पीड़ित लोग टेंट में बैठे हुए थे और अखिलेश यादव सैफई में सलमान खान का डांस देख रहे थे, वहां डांस पार्टी चल रही थी। और जब ये बातें मीडिया पे चलने लगी तो इनकी सरकार ने बुलडोजर ले जाकर के वहां पे टेंट को गिरा दिया। टेंट में उन जो वहां पे आश्रित थे उन लोगों को वहां से खदेड़ने का काम किया। ये मुजफ्फरनगर के दंगे की त्रासदी से जो पीड़ित थे उनके साथ इनका दुर्व्यवहार था, तो इसको काला कारनामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रामदक्ष यादव का आपको प्रकरण याद होगा, जिसने 280 एकड़ जवाहर पार्क पर कब्जा कर रखा था, रामदक्ष यादव था। और उसको अगर इनके ही शीर्ष मंत्रालय से, शीर्ष मंत्रियों का, इनके चाचा का, इनके ताऊ का प्रश्रय नहीं था, तो कैसे संभव है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा कांड हो जाए? इतनी बड़ी सरकारी भूमि के ऊपर कोई कब्जा करके बैठे और उसकी खुद की एक निजी आर्मी हो, ये कैसे संभव था बताइए मुझे? बुलंदशहर का रेप कांड हुआ, बदायूं का रेप कांड, बुलंदशहर के रेप कांड से कुछ सीखा अखिलेश सरकार ने? नहीं सीखा। उसके तुरंत बाद उस पे बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 के ऊपर एक माँ और बेटी को के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्या सीखा अखिलेश सरकार ने? और उस कांड के बाद में इनकी सरकार के मंत्रियों के जो गैर संवेदनशील बयान थे, जो संवेदनहीनता इनके मंत्रियों ने दिखाई, वो किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जहां पे धर्मांध लोगों ने अखलाक को मारने का काम किया, तो ये तुष्टिकर की, ये MY फैक्टर की बात करते हैं, ये मुस्लिम यादव की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी ही सरकार में अखलाक जैसे व्यक्ति को मार दिया जाता है तो उस पर इनकी चुप्पी नहीं खुलती है। उस पर जिस मंत्री के प्रश्न था, क्या उस मंत्री को जेल भेजा इन्होंने? नहीं भेजा। एक पत्रकार शाहजहांपुर में, आपको याद होगा, राममूर्ति वर्मा मंत्री थे इनके, और किस उसके मंत्री थे? बैकवर्ड कल्याण उसके मिनिस्ट्री के मंत्री थे, OBC कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे। उनके प्रश्न में एक पत्रकार को
इनकी पुलिस ने जिंदा जला के मार दिया। और क्यों जिंदा जला के मार दिया? क्योंकि वो पत्रकार जोगेंद्र सिंह जो बैकवर्ड कम्युनिटी का था, वो इन्हीं के राममूर्ति वर्मा के द्वारा पीड़ित एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती जो थी, रजन जी एक मिनट, रजन जी रजन जी रजन जी रजन जी रजन जी रजन जी एक मिनट, रजन भाई एक मिनट, रजन भाई एक मिनट नहीं ठीक है, मैं कहिए तो मैं पत्रकारों की लिस्ट बलिया से लेके पत्रकार को जान से मार दिया क्या नीरज जी? नहीं तो आप कहिए गैंगस्टर लगा देना, कहिए तो बलिया के सहारा के पत्रकार से उठाऊं और गाजियाबाद तक चलूं, इधर सहारनपुर से लेकर चित्रकूट तक कहिए तो मैं हर डिबेट में यही बात कहता हूं कि अगर आप सड़क साहब बातों को, सड़क साहब मीडिया, सड़क साहब वो जो घटनाएं हैं उनकी बातों को लेकर के डिबेट करेंगे तो कोई मतलब नहीं। डिबेट तथ्यों पे होनी चाहिए। अगर दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा अगर आपको सड़क छाप मीडिया लगता है तो भारतीय जनता पार्टी मैं सड़क छाप मीडिया, नीरज जी मैं सड़क छाप मीडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं सड़क छाप घटनाओं की बात कर रहा हूँ। आप चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बसपा की हो, इस प्रकार की घटनाएं इतने बड़े राष्ट्र में, इतने बड़े देश में होती रहेंगी और हो रही है। मसला यह है, विषय यह है कि उन घटनाओं के बाद में सरकार सीख क्या लिखती है, उन घटनाओं के बाद में सरकार उन पर कार्रवाई क्या करती है, उन घटनाओं के रोकथाम के लिए प्रयास क्या करती है, ये विषय महत्वपूर्ण है जी। जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, देखिए जब कोई नेता भाषण देता है किसी मंच पे खड़ा होकर, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। उन बातों में कुछ बातें विपक्ष के लिए मुद्दा बन जाती है, कुछ बातें मीडिया के लिए एंटरटेनमेंट का माध्यम बन जाती है, डिबेट का माध्यम बन जाती है, विषय बन जाती है, वो एक अलग चीज है। जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में जो हमने यहाँ पे सीटें हमारी कम हुई है, उसकी जिम्मेदारी हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने ली है। और उन पर जो कमियां, जिन कमियों के जो कमियां हमें समझ में आई, चिंतन मंथन के बाद में जो कमियां हमारी नजर में आई, उन पर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन कर रहा है। और बहुत हद तक मैं समझता हूँ उस पर काम कर लिया गया, उसका पदक्षेप संगठन के बीच में जो मतभेद अभी चुनाव के 1-1.5 महीने तक देखने को मिले, नतीजों के बाद उन मतभेदों का भी पटाक्षेप हो गया उच्च स्तर पर। आप देखिए अब पिछले विगत 1 माह से ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है जिससे पार्टी में आप नेताओं के बीच में आपस में कोई मतभेद जैसी स्थिति को कहा जाए। तीसरी बात, जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें निश्चित तौर पर हमारी 3 सीटें थी। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 2 सीटें हमारे सहयोगी दलों की थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि हम 10 की 10 सीटें इस बार चुनाव में जीतें। और ये 10 की 10 सीटें जीतने के लिए हमारी जो रणनीति है वो ये नहीं है कि हम धर्म की, संप्रदाय की राजनीति करके या हिंदू मुस्लिम का अवेयरनेस पैदा करके उन सीटों पे जाएं, उन सीटों में चुनाव में उतरे और उनकी दावेदारी हासिल करें। हमारा उद्देश्य ये है, हमारी रणनीति ये है कि जो विगत 7-8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो अपने कार्य किए, उन कार्यों के दम पे हम सब जनता के बीच में जा रहे हैं। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ने का काम करेंगे, जीतने का काम करेंगे। और उसमें काम मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मात्र 2 वर्किंग एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ का था, एक बनारस का था। आज की डेट में 10 वर्किंग एयरपोर्ट है और 21 एयरपोर्ट 2-3 साल में हम लोग फंक्शन कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो 5600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता था। आज की डेट में 9000 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से 1,01,20,000 शौचालय हमने ग्रामीण महिलाओं को, हमारी बहनों को देने का काम किया है, जिससे स्वच्छता का और हाइजीन का विशेष ध्यान रखने के तौर पर दिया गया है। और वहाँ पे जो बीमारियों का संचार होता था उसको रोकने का काम किया गया, रोकथाम का काम किया। उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद हमने 7 कमिश्नरेट बनाई है, एक लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का जो मॉडल हमने तैयार किया है। 7 कमिश्नरेट जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर नगर, बनारस। ठीक है रजन भाई, ठीक है, बहुत सारे थोड़ा सा इको प्रॉब्लम चल रहा है। 88 वाट मेगावाट सोलर पावर करते थे रजन भाई, मेरा केवल पूछना है वही था, इको चल रहा है, थोड़ा बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। वो इको की वजह से वो योजनाओं की चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं केवल 10 सीटों पे ही बात किया था, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है इस पे। मैं
जी नीरज जी, हम लोग चुनाव में 10 उपचुनावों में हम लोग अपनी योजनाओं के आधार पर जा रहे हैं। मैं अंतिम वाक्य के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने काम किया है विगत 7 वर्षों में, उसके आधार पे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 3 नहीं 10 जीतने में कामयाब होंगे। माननीय योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों में किए हैं, उनके आधार पर योजनाएं जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। हमारे हर कार्यकर्ता को दायित्व दिया गया है वो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की जनता के बीच में लेकर के जाए। उनके दिमागों में जो भ्रम बैठा है या जनता के प्रति जो अगर कोई आक्रोश है, कोई भ्रांति है, कोई समस्या है, कोई उनका कोई पीड़ा है, तो उसको बताएं और उसका निदान करने के लिए उसका ठीक है उसका निदान करने के लिए भाई आप बोले फिर कंचन जी क्या समापन। भ्रष्टाचार का जो बिल्ला है वो उन्हीं लोगों पे लगेगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वैसे कार्यकर्ता के ऊपर ऐसे रंजन भाई भ्रष्टाचार के मुंह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना शोभा नहीं देता। आप तो समझदार के मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ से ना ये बोल दे झूठा। अरे आइब्रल बोले तो चले, आप कह रहा हूँ मूर्ति हो, आप झूठ बोलोगे भाई। मैं दावा मेरा जो भ्रष्टाचार करेगा उसके माथे पे भ्रष्टाचारी लिखा जाएगा, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। ठीक है रीना जी आप बोले फिर कंचन जी शो का समापन करें भाई। कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ टैटू खुदवाना या खरबूजा को देखे खरबूजा रंग बदलने बेरोजगार न रहो, ये मेरा सिद्धांत है। क्यों लगेगा मैं बता देता हूँ, इसलिए लगेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई थी, आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति हुई थी दिल्ली के जंतर मंतर से, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई और उस आंदोलन से पैदा हुई पार्टी के ऊपर अगर 300-500 करोड़ के शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे अगर ये अरविंद केजरीवाल वही है व्यक्ति, नीरज जी, ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था वीडियो पे, ये मीडिया में है, सबके पास है। उन्होंने कहा था मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी के साथ में गठबंधन में सरकार नहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर के आए थे और गठबंधन में चुनाव लड़ने का काम उन्होंने किया है। जो आदमी भ्रष्टाचार में डूबी सभी पार्टियां थी देश की आजादी के बाद से, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने थोड़ा शांत रहे, पूरा शांत हो सवा घंटा से ऊपर। टाइम ओवर किए ही हम लोग इसको बंद कर देंगे, ऐसा करें। चला गया सवा घंटा से ऊपर डिबेट चला गया, सवा घंटा से ऊपर चला गया, सकारात्मक चर्चा हुई। कंचन जी शो का समापन करिए। कहना कि आपसे यही था कि शो का समापन करिए, शो का समापन के लिए आपको लगे हाथ आपको शो का समापन करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और मिलते हैं कल फिर नए